प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन देखेंगे नया एक्ट 1909 का एक्ट। ठीक है, अब पहले नाम वाम जानने से पहले थोड़ा सा अपन एक यहाँ देख लेते हैं कि अपन ने देखे 1700, 1800 और 1900 देखे। ठीक, अपन ने ये देखा इसके अंदर कि 1700 के अंदर टोटल एक्ट आए थे 5, मतलब 17 जिनके शुरू में 17 आता था। ठीक है, तो इसमें अपन ने सबसे पहले देखा 73 का एक्ट देखा 1773। ठीक है, देन 1781 देखा, देन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट देखा, देन अपन ने 86 देखा, कॉर्नवालिस ने मांगा और वो 93 कॉर्नवालिस का ही। ठीक है, तो ये 5 अपन ने देखे 70s में, 1 2 3 4 5 ये रेगुलेटिंग 73 और 84 पिट्स, दो मेन है। फिर 1800 के अंदर अपन ने 6 देखे, 6 में क्या 13 देखा, 33 देखा, 53 देखा। ठीक है साहब। देन अब 57 का युद्ध हो गया, उसके बाद अपन ने 58 देखा, फिर 61 देखा और फिर 92 देखा। 6 देख लिए। अब 5 6 7 नहीं आएगा, 4 आएगा, यहाँ से चालू होगी। फिर 4 में क्या अपन 9 देखेंगे जो अभी चालू कर रहे हैं, 19 देखेंगे और फिर 35 देखेंगे और फिर 47 देखेंगे। ऐसे एक क्लासिफिकेशन है। टोटल अपन देखेंगे तो ऐसे करके अपन 15 एक्ट पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में, है ना। एक बिल्कुल एक तो बेसिक चीज़ ये पता होनी चाहिए। देखो क्या होता है, अरे यार मैं संवैधानिक विकास वाला चैप्टर पढ़ रहा हूँ, अरे पागल पहले ये तो जान ले वो कितना गहरा है, ये 15 फीट गहरा है, ये 1 फीट गहरा नहीं है, 2 फीट गहरा नहीं है, ये 15 फीट गहरा है। 1700 वाले 5 फीट गहरे, 1800 वाले 6 फीट गहरे हैं और 1900 वाले 4 फीट गहरे हैं। ऐसे करके पूरा तेरे को डाइव लगानी है 15 फीट की। तो पानी में उतरने से पहले अगर उसकी गहराई का पता हो तो अपन को कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे कितनी स्किल या कितना पेशेंस या कितनी ताकत लगानी है या दिखानी है। ऐसे है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझाता चलता हूँ, ऐसे आपको ध्यान में रखना। 9 में क्या है, सबसे पहले नाम अपन देख रहे हैं मॉर्ले मिंटो। ठीक है, मॉर्ले और मिंटो है, ये मिंट विद द होल नहीं है, लेकिन याद रखो मिंटो। कई बार ये क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, प्री में खासतौर पे सम्मिलित कराते हैं इसको। मॉर्ले मुंटे सुधार, ये 1909। अब इसका अगला भाई पढ़ेंगे अपन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये तो मॉर्ले मिंटो है, 1919 वाला जो उसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो अपन आगे और पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको 1909 है और 1919 है। ठीक है, 19 तो कॉमन है इनके अंदर, जैसे भी अपन ने देखा, फर्क तो ये डाल रहा है ना 9 और 19। ठीक है, तो इसको तो अपन ने क्या बोला, मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले मिंटो। ठीक है, और आगे 1919 का जो आएगा उसको अपन बोलेंगे मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आएगा। ठीक है ना। यहाँ मॉर्ले मिंटो है mm, मिलीमीटर नहीं है, mm है, और यहाँ है MC मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है सम्मिलित में 1919 को क्या बोलते हैं और 9 को क्या बोलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, छोटा कौन है, 9 छोटा है या 19 छोटा है? सर 9 छोटा है। तो प्यारे इधर देख ले, इधर छोटा नाम कौन सा है? मॉर्ले मिंटो छोटा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। सर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, सर क्या मजाक कर रहे हो, मॉर्ले मिंटो छोटा है। तो भैया छोटे अंक छोटा नाम, बड़ा अंक बड़ा नाम, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, वो ये समझ गए। ये चीज़ है, आराम से बेसिक क्लियर होगा। अरे सब क्लियर होते जाएंगे, बंसी वाला चाहता है कि तुम याद करो, लेकिन अपन ही नहीं चाहते कि याद हो। मुझे दिक्कत यहाँ है, कहने का मतलब मेरे चाहने में दिक्कत है, इसके में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है। और फिर इंडियन काउंसिल से एक्ट तो उसको बोलते ही हैं, क्योंकि भारत परिषद आ गई थी 1858 के अंदर, गृह सरकार के अंदर उसका रोल रहता था, इनमें तो इस वजह से बोलते थे। अब ये सर ये 2 व्यक्ति कौन है, क्या सर जोड़ले हैं, क्या है? अरे जोड़ले प्रशासन की दृष्टि से जोड़ ले, देख लेते। ये जो मॉर्ले मिंटो था, मॉर्ले यहाँ लिखा हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव था, ये लंदन में बैठता था। 1858 के एक्ट में गृह सरकार में परिवर्तन हुए तब ये आई थी पद, ये भारत सचिव था। और ये इसके अंडर में था मिंटो, ये भारत का वायसरॉय था, कर्जन के बाद आया। ठीक है ना, ये भारत का वायसरॉय, ये लिखा हुआ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल को वायसरॉय बोलते थे, एक सिक्के के 2 पहलू तो बताए थे मैंने आपको अच्छे से। ठीक है, तो मॉर्ले मिंटो। अब देखो कई बुक्स में क्या, जैसे वेल नोन बुक, उनमें लिखा हुआ है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, उल्टा लिखा हुआ है। क्या वो सही है क्या? अब मुझे आप बताओ, आप खुद ही डिसीजन दो मेरे को। ये आदमी बड़ा है और ये आदमी छोटा है, कुछ ये ऐसे ही, जैसे ये समझ लो ये कलेक्टर है और ये SDM है। तो मुझे बता दो, पहले SDM का नाम आता है, पहले कलेक्टर का नाम आता है? कलेक्टर का आता है, देन SDM का आता है, समझ रहे हो। तो अब आप सोचो कि पहले SDM का बोलूँ फिर कलेक्टर का बोलूँ, वो सही है, या पहले कलेक्टर का बोलूँ और फिर SDM का बोलूँ, वो सही है? सर पहले कलेक्टर का सही है। यही वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेड था,
पूरे भारत सरकार का जो लंदन में बैठता था, और गवर्नर जनरल उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इंडिया में प्रशासन संभालता था। तो पहले नाम किसका आना चाहिए? जो बड़ा है। पहले बाप का नाम आएगा, बेटे का आएगा? पहले बाप का आएगा, ये चीज़ है। पिताजी का आएगा पहले आप तो अटपटा होता है, पिताजी का आएगा तो पिताजी का नाम पहले आएगा। तो ये है हायरार्की है, समझ गए? तो इसलिए इसको बोलेंगे मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, ना कि मिंटो मॉरले। सही तो है लेकिन वो लॉजिकली सही नहीं है। अब आप लॉजिक समझ ही गए, ऐसे, ठीक है? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है, कि ये क्या था और ये क्या था। ये लिखा हुआ है नवंबर 1905 में जॉन मॉरले को भारत सचिव तथा कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसरॉय नियुक्त किया गया। देखो कर्जन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कर्जन का काल है 1899 से 1905, ठीक है, और इसका जो काल है मिंटो का वो है 1905 से 1910, ठीक। कर्जन एक्चुअली क्या है, जैसे जितनी भी विभाजनकारियाँ पॉलिसीज हुई भारत के अंदर, वो सारे क्या मतलब सबकी नींव डाली थी कर्जन ने। और फिर मिंटो को तो विरासत में वो सब द्वेष प्रदूषण मिला, उसके डैमेज कंट्रोल में लगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, कर्जन के बाद वायसरॉय बना मिंटो, और ये मिंटो था इस समय जब ये रिफॉर्म हुए, तो इसलिए बोलेगा अपन मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स। कर्जन के बाद आया, कर्जन 99 से 5 और ये 5 से 10, ठीक है, 5 से 10, 5 मिनट में आ गए हम, ये चीज़ है। अब देखो ये याद कैसे रहता है, देखो नो आ रहा है ना, कि कर्ज लेना है क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे कोई कर्ज नहीं लेना, नो, आई डू नॉट वांट एनी कर्ज एनी मोर। तो कर्जे से ना, तो ना 5 ऐसे याद रहेगा, 5 का है ना, 9 से 5 साल, ये फिर 5 अमूमन 5 साल का टेन्योर होता था, फिक्स नहीं था, विश पे डिपेंड करता था क्राउन की और भारत सचिव की। फिर यह देखो मॉरले क्या उदारवादी विचारों के व्यक्ति थे तथा भारतीय प्रशासन में सुधारों के समर्थक थे तथा भारत के वायसरॉय मिंटो मॉरले के विचारों से सहमत थे। उदारवादी का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब कि हाँ भाई भारतीयों को भारतीय प्रशासन के अंदर उनका मत जानो, उनको पार्टिसिपेट कराओ, चाहे वो भारत सचिव की परिषद हो, वो 15 सदस्यीय परिषद लंदन में, या गवर्नर जनरल की परिषद हो, उसके अंदर इंडियंस का नाम आना चाहिए। वो आएगा, अभी अपन आगे देखेंगे, 2 के.जी. गुप्ता एंड बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी आएगा, SP सिन्हा आएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, देखेंगे अभी नाम। फिर क्या है, इनके द्वारा किए गए सुधारों को मॉरले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो अपन देखें है ना, ये उदारवादी का मैंने बताया लिबरल, तो उस समय PM भी लिबरल सरकार के, जैसे अपने बीजेपी कांग्रेस है, ऐसे ब्रिटेन के अंदर 2 पार्टी डेमोक्रेसी है, कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल, तो ये लिबरल सरकार मतलब लेबर सरकार को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना। सुधार की बात लिबरल करेंगे, और कंजर्वेटिव कर्जन ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था, तो उसने सारी विभाजनकारी की है। लिबरल्स जो थे वो सुधारवादी की बात करते थे, तो इनको रिप्रेजेंट किया मॉरले मिंटो सुधारों, ऐसे, ठीक है। अब चलते हैं अपन, तो पहले तो देखो नाम में बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स कौन सा है? छोटा नाम छोटा काम, तो छोटा नाम 9 अंक छोटा है तो 9 हो गया। 1919 बड़ा है तो मोंटेगी ट्रांसपोर्ट हो गया। मॉरले कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। मिंटो कौन था? गवर्नर जनरल था इंडिया का, ऐसे। अब जैसे अपन हर बार देखते हैं ये अधिनियम क्यों लाया गया। अब देखो ये क्यों वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पॉलिटी में मदद नहीं करेगा, ठीक है। उसमें तो सीधे आते हैं प्रोविजंस कि ये वो बताओ क्या था इस एक्ट का अधिनियम, और ये क्यों वाला कॉन्सेप्ट हमेशा मदद करता है। जितने भी एक्ट अपन पढ़ रहे हैं आगे पढ़ेंगे, वो ये हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर, हिस्ट्री प्री में या हिस्ट्री के क्वेश्चन को ऑप्शनल में सही करना हो। अब लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, दोनों में काम आता है, पहली क्लास में मैंने बताया था, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। 1861 के अधिनियम की कमियों को दूर, 1861 कॉमा करके 1892 दोनों लिख लो। 61 व 92 अधिनियम की कमियों को कांग्रेस के गरम दल ये लिखा हुआ है LBP क्या है? अपने लोकमान्य लाला लाजपत राय, B से बाल गंगाधर तिलक और P से विपिन चंद्रपाल। L से है लाला लाजपत राय, B से है अपने बाल गंगाधर तिलक और P से अपने विपिन चंद्रपाल, ऐसे ही है। ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक BGT, ठीक है, और विपिन चंद्रपाल U, ठीक है। तो इन्होंने 1861 और 92 की कमियों को उजागर किया और फिर क्रिटिसिज्म किया कि नहीं सुधार और लाने जरूरी हैं। 61 में क्या कमी थी? सभी मनोनीत होते थे। 92 में क्या कमी थी? ठीक है, मनोनीत की जगह आप टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन लाए, लेकिन भारतीयों को, जिसमें मैंने बताया था कि पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं दिया गया। गवर्नर जनरल जब चाहे वीटो कर सकता था, और भारतीयों का रिप्रेजेंटेटिव कंपेरेटिवली कम था, उसको बढ़ाया जाए। अब ये नरम दल और गरम दल का विभाजन जो हुआ था, ये कांग्रेस में 1907 में हुआ था। देखो आप अपन कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं? 1909, 2 साल के बाद गई है ना। तो ब्रिटिशर्स का हमेशा ये था कि यार जो कोई 2 जने लड़ रहे हैं उसमें से एक को अपनी तरफ मिला लो,
जिससे कि इसी को कहते थे अपने बांटो राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। तो कांग्रेस में दो धड़े थे, कांग्रेस में फूट हो गई, विभाजन हुआ। कांग्रेस का पहला विभाजन है 1907 में, प्री में क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। तो 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन। से अपन बोलते हैं 7, 6, 7 और से अपन बोलते हैं सूरत। पूछते हैं अधिवेशन कब हुआ था? 7 में। फाड़ हो गई, दो दल में बट गया कांग्रेस, गरम दल और नरम दल। जैसा नाम में वैसा काम है ना। ये नरम थे और ये गरम थे। नरम का मतलब क्या है? बोलने में नरम, अपनी बातों को रखने में नरम, और जिस तरीके से रखते थे वो भी नरम। और ये इसका विलोम था। अन्य नाम संयत है ना, ये संयम नहीं है। संयत का मतलब होता है कि जो जैसा, जिनको जैसा बोला जाए वो वैसे करते हैं, वो संयत मार्गी, संयम नहीं है। ये है अति, है ना, अति करते हैं, अति मार्गी, अति कर देते थे, गुस्सा। ये विश्वास करते थे भिक्षावृत्ति के अंदर, पिटिशंस के अंदर कि दे दो दे दो दे दो। और ये बात करते थे दबाव, बहिष्कार, मतलब तरीके क्या थे, ठीक है, दबाव डालना, दे रहे हो नहीं दे रहे, बहिष्कार, बॉयकॉट, है ना। राष्ट्रीयता की बात करते हैं, बॉयकॉट किसका? कि विदेशी माल का, व्यापार का, सरकारी सेवा का और उपाधियों का, इनका बहिष्कार करेंगे अपन, विदेशी माल, है ना। और राष्ट्रीयता इनमें भी थी, लेकिन तरीके अलग अलग थे। ये उग्र राष्ट्रवाद को रिप्रेजेंट करते थे। तो इनके जो तरीके थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल थे, संवैधानिक थे। मतलब जो भी उस समय ब्रिटेन की संसद में तरीके काम में लिए जाते थे वो ही लेते थे काम में। संविधान तो अपना बना ही नहीं था। ये संवैधानिक उत्तरोत्तर थे, संविधानोत्तर, है ना, संविधान प्लस उत्तर, संविधानोत्तर, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मेथोडोलॉजी मेंटेन नहीं थे जैसे ब्रिटेन और अमेरिका में, उससे एक्स्ट्रा थे। ये सब ये वो थे, दबाव और बहिष्कार। इसके वेल नोन एग्जाम्पल क्या है? जीडी से गोपाल कृष्ण गोखले अपन ने देखा था, जी कल आए थे। और डी से दादा भाई नौरोजी, DBN, ठीक है। इधर ये वो LVP, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, BGT और बिपिन चंद्र पाल, BCP, ठीक। तो अब ये विभाजन हो गया था कांग्रेस में। अब ये दो धड़े बट गए थे। तो नरम दल वाले थे ना, इनको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करी थी ब्रिटिशर्स ने 1909 के एक्ट के तहत। इसलिए अपन ने सूरत फूट को पढ़ा। तो 7 में हुआ और 2 साल बाद ये एक्ट आया, तो उसमें इनको अब मिलाने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये तुम सुधार चाहते हो ना नरम दल, हम सुधार देंगे आपको, टेंशन मत करो और हमारी तरफ आओ, हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, जिससे कि भारत का शोषण जारी रहे। दूसरा क्या, अब आप बोलोगे सर इन्होंने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर लिया था, समय के हिसाब से वो जरूरी था, दोनों सही थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन का सिद्धांत, की भारत से धन जा रहा था, इसकी सबसे पहले व्याख्या करी आरसी दत्त ने और सबसे ब्रॉड टर्म्स में करी वैज्ञानिक टर्म्स में दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, कि भारतीय धन ब्रिटेन को जा रहा है और ब्रिटेन में संरक्षणवाद की पॉलिसी, जैसे कल बताया था 5% इम्पोर्ट ड्यूटी वहाँ लगती थी ब्रिटेन के अंदर भारत से आयातित वस्तुओं में। तो ये था धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ट्रेन ऑफ वेल्थ नहीं है कि यहाँ वो रूप की रानी चोरों को राजा कर दो, ये ड्रेन है, निष्कासन हो रहा है भारतीय धन का कहाँ, ब्रिटेन में। फिर शिक्षित भारतीय को सरकारी सेवाओं में नहीं लिया जाता, और लिया भी जाता था तो 500 पाउंड वार्षिक से कम की सेवाओं पदों पे लिया जाता था, पढ़ाया था मैंने पहले। अकाल व प्लेग 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, 19वीं शताब्दी मतलब 1890s के अंदर जो अकाल पड़े, ठीक है, 19वीं शताब्दी यही हुई 1800 प्लस 90, 19वीं साल का 90वां साल के अंतिम दशक में अकाल पड़े, और ये सारे अकाल मानव निर्मित थे, मैन मेड फेमेन। इकोनॉमिक हिस्ट्री या इकोनॉमिक बैक ऑफ ब्रिटिश रूल में अपन पढ़ते हैं ये मानव निर्मित कैसे, कि ऐसा नहीं था कि बारिश नहीं हुई, बारिश खूब होती थी, लेकिन जो अन्न उगता था उसका तुम बाहर निर्यात कर देते थे, तो भारत में बचता नहीं था अन्न खाने के लिए, ऐसे। फिर कर्जन की कुछ पॉलिसीज, जैसे अभी मैंने बताया था कि कर्जन ये इस समय रहा, तो कर्जन की साम्राज्यवादी नीतियाँ आई जिनसे असंतोष पैदा हो गया। इन नीतियों ने आग में तेल का काम किया, समझ गए आप। जैसे कलकत्ता निगम अधिनियम, इसमें क्या था, कलकत्ता निगम को सरकार के अधीन कर दिया गया, मतलब कलकत्ता निगम के 1/3 सदस्य सरकार द्वारा नामित होंगे, यूरोपियन कर दिए 1/3 सदस्य, 33%। फिर 5 साल बाद ये का ये प्रोविज़न लागू कर दिया आपने कल सभी भारतीय विश्वविद्यालयों के अंदर। ये तो अभी तो कलकत्ता में थे और वो निगम में, अब भारतीय विश्वविद्यालयों में लागू कर दिया यही नियम कि 33% कौन होगा, यूरोपियन होंगे। इसका मकसद क्या था, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता को खत्म करना मकसद था, और यहाँ निगम की स्वायत्ता को खत्म करना था मकसद। और जबकि ये निगम वगैरह इंस्टीट्यूशन ये तो जाने जाते स्वायत्त शासन के रूप की इकाई के रूप में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर 1904 का आया ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, है ना, इसमें ये बोला गया कि विद्रोह सिटीजन की परिभाषा को अधिक विस्तृत कर दिया गया। इस ऑफिशियल, पहले तो एक तो जो राजकीय दस्तावेज हैं वो किसी भी हाल में दिखाई नहीं जाएंगे, चाहे किसी लेवल का कागज हो, और दूसरा विद्रोह सिटीजन की परिभाषा, सिटीजन
सेडिशन की परिभाषा को और विस्तृत कर दिया गया। छोटी से आपने मान लो कहीं मंत्रणा ही कर रहे हो कि यार ऐसे ऐसा अपन करेंगे और पकड़ लिया गया तो विद्रोह और फिर काले पानी की सजा अंडमान निकोबार। और ये ऑफिशियल सीक्रेट है ना, इसी को ही तोड़ा था 2005 में जो आरटीआई आया था, ठीक है, ये इसी का ही क्या है, तोड़ा हुआ रूप है। मतलब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को ही खत्म किया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने। समझ गए, ये चीज है आपने जो अपन ने सारा देखा है ना। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत क्या, हर प्रकार का सरकारी कागज सूचना से बाहर रखा जाएगा, सार्वजनिक नहीं हो दस्तावेज। और इसी को फिर अरुण राय ने किया, अपने भारतीय मजदूर संघ, अपने अजमेर से शुरू हुआ आंदोलन बीएमएस, और फिर वो आरटीआई आंदोलन में परिवर्तित हुआ, ब्यावर से शुरू हुआ था। समझ गए। तो ये कर्जन की नीतियां अपन ने देखी, इन्होंने आग में तेल का काम किया या आग में घी का काम किया, जैसे मैं बता रहा था अभी, कंजर्वेटिव को रिप्रेजेंट करता। फिर अपन देखते हैं तत्कालीन वायसरॉय मिंटो रिफॉर्म पढ़ रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, पॉलिसी ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट। ये तुष्टीकरण क्या होता है कि अपने स्वार्थ के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए किसी दूसरे की अनुचित मांग को सही ठहराना, ठीक है ना। ये मुस्लिम तुष्टीकरण या तुष्टीकरण की पॉलिसी है ये। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अपन चाहते हैं कि गरीब तबका जो है वो पढ़े लिखे स्वस्थ रहे और आगे बढ़े, ये अपन चाहते हैं। लेकिन अपन चाहते हैं कि यार ये पढ़ ले लिख लेगा कर लेगा तो ये कल से अपना कोई सवाल पूछेगा, तो ऐसा करो अभी इसको चुनाव के समय ऐसा करो, थोड़े बहुत पैसे दे दो, शराब वराब पिला दो इनको, ठीक है। तो वो अपन ने उनको खुश कर दिया, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको अपन ने खुश किया। और ये अपनी निजी, मेरा स्वार्थ था कि मैं तो वोट ले लूँ बस, हेल्दी मेरा इंटेंशन नहीं था। तो ये होता है मुस्लिम मतलब अपीजमेंट, तुष्टीकरण। ये ऐसा ही मुस्लिमों के अंदर था कि मुस्लिमों का एक गुट था जो नाराज था ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के पास जाके बोला कि हम देखो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप भी हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दो और सिविल सर्विसेज के अंदर रिप्रेजेंटेशन दो, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ब्रिटिशर्स की भी बात समझ में आई कि यार बात सही है, अपन तो वैसे भी अकेले पढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे भारत में, तो डिवाइड एंड रूल के तहत जो दड़ा भारत में नाखुश है उसको अपनी तरफ मिलाओ। तो ये मुस्लिम्स को अपनी तरफ मिला लिया। अब मुस्लिम नाखुश क्यों थे, थोड़ा सा वो समझो। जो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है वो भारत में सांप्रदायिकता के विकास में पढ़ते हैं, लेकिन वो छोटा सा ही आप एक बार समझ लो। देखो 5857 का विद्रोह हुआ और विद्रोह में जो ज़्यादातर शासक थे वो मुस्लिम थे, क्योंकि भाई मुस्लिम रूल के बाद लेटर मुगल चले वो सारे मुस्लिम्स, तो मुगल बादशाह मुस्लिम, अवध वगैरह के सारे जितने प्रोविंसेस थे नॉर्दर्न इंडिया में फैला, और नॉर्दर्न इंडिया के 90% शासक मुस्लिम, और जनता जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो भी मुस्लिम ज़्यादातर, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या देखा कि 5857 का जो विद्रोह था ना, इसको मुस्लिम रिवोल्ट का नाम दे दिया इन्होंने, मुस्लिम विद्रोह। और मुस्लिमों का हर प्रकार से उन्होंने दमन चालू किया, है ना, चाहे वो उनको सरकारी सेवाओं से बाहर रखना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से बाहर रखना, मतलब इनको संदेह की निगाहों से देखा, तो मुस्लिमों को मतलब तिरस्कार किया हर तरह से। तो ये चीज़ मुस्लिम जनता को भी समझ में आई, और मुस्लिम जनता के उस समय जो सबसे बड़े हितैषी थे वो थे सर सैयद अहमद खां। उनके ये चीज़ समझ में आ गई कि 1857 में मुस्लिम चूँकि शासक था और मुस्लिम जनता कंपेटिवली ज़्यादा थी, जो उत्तर प्रदेश बिहार, और उत्तर प्रदेश ही था सबसे इम्पोर्टेंट, और उत्तर प्रदेश ही गढ़ मुस्लिम शासकों का। तो इसको जो मुस्लिम विद्रोह की संख्या दी है ब्रिटिशर्स ने, गलत है। भाई मुस्लिम का क्या दोष है, तो शासक और जनता जो थी वो तो प्राकृतिक एक फिनोमेना जो चल रहा था उस हिसाब से चल रहा था। तो सर सैयद अहमद खान ने देखा कि मुस्लिम शासक के नाम पे मुस्लिम जनता को अब गलत टारगेट किया जा रहा है इस विद्रोह के बाद में। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के नज़दीक आने लगे। फिर इस सर सैयद अहमद खान की बात को आगे बढ़ाया सैयद अहमद खान के जो बाद में फॉलोअर हुए आगा खां उन्होंने, ठीक है। ये भी ब्रिटिशर्स के पास जाके पिटिशन करते रहे कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है। अब आगा खां ने और उसको एग्रेसिव तरीके से बताया कि ऐसा नहीं है ना, हमने नहीं किया, ये तो एक नेचुरल शासक थे, हमने थोड़ी बनाया था कोई, यूँ महज एक इत्तेफाक था। वो 1857 के विद्रोह में जनता और शासक मुस्लिम थे, महज एक इत्तेफाक था। ये आगा खां ने समझा, तो ब्रिटिशर्स को समझ में आया। पहले ब्रिटिशर्स को जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जब धीरे धीरे नेशनलिज्म की भावना उग्र होती जा रही थी, कांग्रेस 85 में बन गई, धीरे धीरे उग्र होती जा रही है, ठीक है, डिमांड करने लग गई है, विधान परिषद में आने लग गई है केंद्रीय और प्रांतों के अंदर, तो अब उसको तोड़ना जरूरी है। तब उन्होंने, अब ये जो इतने दिन से मुस्लिम बोलते थे नेता, सैयद अहमद खां पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगा खां की बात पर ध्यान दिया, अपनी तरफ मिलाया उनको। तो आगा खां ने ये बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आज तक आप बोलते हैं ना कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं किया मुस्लिम से, अब हम करेंगे खुले दिल से, लेकिन आप भी हमें, ये जो कांग्रेस हमको दरकिनार कर रही है, जो हिंदू पॉपुलेशन दरकिनार कर रही है,
कहाँ कर रही है दरकिनार? पॉलिटिकल फील्ड के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर नहीं आने दे रही हमें, वहाँ आप हमें रिप्रेजेंटेशन दो तो हम भी आपको देंगे, दोनों का भला होएगा, विन विन की सिचुएशन है। तो ब्रिटिशर्स को बात समझ में आई। तो अपन देखेंगे 1909 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता या सबसे यूँ बोल दो नेगेटिव विशेषता जो है वो है सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन मंडल, समझ रहे हो वो।